नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 का एनालिसिस चल रहा है। आज 16 जून है और फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो मिल चुके हैं। चलिए अपन इसको चालू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या नया आया हुआ है। क्या क्वेश्चन वैसे ही रहे या कुछ रिपीट भी हुए हैं? जी हाँ, कुछ रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। आप जैसे ही जुड़ जाएंगे, क्लास समाप्त होते ही हम उसमें इसका पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देते हैं। आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जब भी आपको पढ़ना है तो आप लोग उसको पढ़िए। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न था, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो संविधान के 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान आप लोगों ने यदि पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा, लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन, इसे आधिकारिक रूप से संविधान अधिनियम 1976, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, 1976 के रूप में भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान लागू किया गया था, है ना। जब आप लोगों ने देखा होगा कि बाहरी आक्रमण, विरोध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लागू होगा। सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? एक ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल को। यह हमेशा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन 1948 में हिमाचल प्रदेश को भारत के प्रांत के रूप में अपनाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को भारत के प्रांत के रूप में, क्लियर है। भारत का राज्य आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश कब बना है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। रजत प्रपात जलप्रपात कहां से संबंधित है? रजत प्रताप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। रजत प्रताप मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी में स्थित है। यह भारत का 30वां, कौन से नंबर का है? 30वां सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 107 मीटर लंबी है। कितनी है? 107 मीटर लंबी है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों कैसे घुमाकर प्रश्न आया कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हालांकि ये प्रश्न काफी बार आ चुका है और कई लोगों का ये प्रश्न सही भी हुआ होगा। तो जवाहरलाल नेहरू थे। दरअसल जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। चूंकि अब तो योजना आयोग बचा नहीं है, उसकी जो जगह है वो नीति आयोग ने ले ली है। तो नीति आयोग पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू रहे। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद योजना का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया था और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करने वाले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, इंपॉर्टेंट डेट है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के रूप में की गई थी। योजना आयोग भारत सरकार की ही एक संस्था थी जिसमें अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया जाता था। अब मैं था जो शब्द है वो इसलिए लगा दिया क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों बंद हो गई हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं है या 13वीं, क्योंकि उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी, क्योंकि नीति आयोग आ गया था और उसके बाद जो योजनाएं हैं उनका जो एक तरीके से जो रूप है या प्रारूप है वो अलग हो गया था, है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नाबार्ड में भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? तो याद रखिएगा 99%। कितनी है? 99%। नाबार्ड समिति का गठन 30 मार्च 1979 यानी 1979 को योजना आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री वी शिवारमन की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, ये नाबार्ड का ही हिंदी में फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। विकास बैंक की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कृषि, कुटीर और ग्रामोद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी कि ऋण देने के लिए या ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए विकास बैंक के रूप में की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चूंकि आज नाबार्ड से संबंधित प्रश्न आया हुआ है तो हो सकता है अगली वाली तारीख में पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, याद रखें। इसके अलावा इस संस्था के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं हर्ष कुमार भनवाला। कौन है? हर्ष कुमार भनवाला, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में शून्यकाल कब और किस सत्र में
शुरू हुआ? तो 1962 में। कब हुआ है? 1962 में। 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। शून्यकाल का तात्पर्य दोस्तों उस समय से होता है जो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रश्नकाल आता है, उसके बाद जो तुरंत आता है वही शून्यकाल है। होता क्या है, इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना, यानी कि उनको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण मामलों को उठा सकते हैं। इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। क्योंकि यह चूंकि दोपहर में 12 बजे होता है, एक तरीके से 12 PM पर होता है, तो इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो हाँ 12 PM पर होता है, इसलिए इसको शून्यकाल भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो दोस्तों सुनील गावस्कर थे। नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। सुनील गावस्कर अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने 1987 में, कब? 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाम हासिल किया था। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। कुडियाट्टम केरल का एक पारंपरिक रूप है, यह क्या है? एक ये प्रश्न था दोस्तों। तो यह एक नाट्य परंपरा है। कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच जो केरल में प्रचलित है, भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। क्या है? जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। कुंडलपुर के रुक्मणी मठ का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, यह कहां पर स्थित है? क्लियर? कहां पर स्थित है? तो यह दमोह में स्थित है दोस्तों। कहां? दमोह में। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ये है। रुक्मणी मठ 10वीं से 11वीं शताब्दी में निर्मित एक मठ फिलहाल देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण की प्राचीन प्रतिमा के फिर से स्थापित होने के इंतजार में है। यानी कि ये जो एक तरीके से मंदिर है, नाम ही देखिए आप, रुक्मणी है, तो ये तो भाई तय है कि ये रुक्मणी और कृष्ण जी का मंदिर रहा होगा, तो फिर से स्थापित होने के इंतजार में है कि भैया फिर से यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाए। अभी यहाँ पर फ्लैक्स पर ही उस प्राचीन प्रतिमा की फोटो को लगाकर काम चलाया जा रहा है। भविष्य में जैसा भी होगा तो इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, है ना? किनको? कृष्ण जी को और देवी रुक्मणी को। आगे चलते हैं। 2022 में इसरो के सबसे भारी रॉकेट में कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है? तो 23 उपग्रहों को। कितने को? 23 उपग्रहों को। 23 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में 23 अक्टूबर 2022 को। क्लियर है? तो ये तारीख भी आप लोग याद रखें। और कितने हैं? तो 23 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टोटल आप लोग बताइएगा कि कितने उपग्रह हो चुके हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार किसने जीता है? तो कुमार मंगलम बिरला ने। किसने जीता है? कुमार मंगलम बिरला ने। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 13वें मैनेजिंग इंडियन अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है। कौन सा? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है। भूपर्पटी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनी चट्टान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। 13वीं शताब्दी में दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों खिलजी वंश। याद रखिएगा, खिलजी वंश जो है वह 1290 से 1320 तक रहा। तो यह 13वीं शताब्दी में दिल्ली पर एक तरीके से देखा जाए तो इस वंश का शासन था, 1290 से 1320 तक। ठीक है, जो उस समय ऑप्शन था उसमें खिलजी वंश था दोस्तों। मान लीजिए गुलाम वंश आ जाता तो गुलाम वंश भी इसका आंसर हो जाता, क्योंकि वो 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 13वीं शताब्दी का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो 1200 से लेके 1300 के बीच तक में, यानी कि 1201 से 1300 के बीच में ही को ही 13वीं सदी कहते हैं। तो उसके पहले गुलाम वंश भी था, चूंकि ऑप्शन में वहां नहीं था इसलिए खिलजी वंश इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर गुलाम वंश होगा तो गुलाम वंश भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खिलजियों से पहले अगर देखा जाए तो कौन सा वंश था दोस्तों? गुलाम वंश, है ना? आगे चलते हैं। पहले गुलाम आया, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं, फिर लोधी आ जाते हैं, फिर बाबर का आक्रमण हो जाता है। बाबर के आक्रमण के बाद मुगल काल आ जाता है। आगे चलें। भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2022 को कौन सा इंजीनियरिंग कोर दिवस मनाया था? तो 242वां। कौन सा मनाया है? 242वां। आज यदि आप लोग देखेंगे दोस्तों तो जो जीएस का लेवल है ना, उसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो सरल हैं, बाकी सभी प्रश्न लेवल के आए हुए हैं, है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। भारतीय और करंट के भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एक पुरस्कार वाला क्वेश्चन आ गया है ना, अभी ये जो आया हुआ है ये भी करंट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। तो करंट के लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक,
भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2022 को 242वां इंजीनियरिंग और दिवस मनाया। इंजीनियरिंग को सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए युद्ध से संबंधित इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है और बुनियादी ढांचे को विकास करता है। याद रखिएगा दोस्तों, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट की मैंने क्लास डाली थी जो वन रक्षक से संबंधित थी, वन रक्षक जेल प्रहरी से संबंधित, उसको मैं इसी के साथ में इसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे। तो अपने आप जैसे ये वाली वीडियो समाप्त होगी तो यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आ जाएगा, तो वहां पर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही समाप्त होगी तो एक साथ में एक और आएगा बॉक्स, उसको देख लीजिएगा। तो करंट के आपके जितने भी क्वेश्चन ये बन रहे हैं ना, ये सभी उसमें सम्मिलित हैं, सभी आ जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री विकास यात्रा को किस जिले में हरी झंडी दिखाई गई? तो दोस्तों भिंड में दिखाई गई। आप लोगों को याद होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा भिंड में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश में विकास की यात्रा शुरुआत की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आया था दोस्तों। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो वही पुराने जैसा ही है। अलंकार पूछे जा रहे हैं, समास है, संधि है, वाच्य कारक है। वर्तनी से दोस्तों 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे 2 प्रश्न आए हुए हैं और बाकी मुहावरों से और लोकोक्तियों से भी प्रश्न आए रहे हैं। इंग्लिश में देख लिया जाए दोस्तों तो टेंस से प्रश्न आ रहे हैं, नरेशन से प्रश्न आ रहे हैं, प्रीपोजिशन से प्रश्न आ रहे हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से एक तरीके से 2 आ रहे हैं, वॉइस से भी प्रश्न है और स्पेलिंग मिस्टेक से भी है। सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों जो यहाँ मेंशन नहीं किया है PQRS, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दे दूं, इससे 4 से 5 प्रश्न है आपके समय को बर्बाद करने के लिए। तो याद रखिएगा ये भी 4 से 5 है, तो इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। मैथ में देखा जाए तो सरलीकरण है, चक्रवर्ती ब्याज है, समय कार्य दूरी है, बोर्ड मास से आ रहे हैं, रेलगाड़ी के प्रश्न है, क्षेत्र मिति है दोस्तों, समय और कार्य दूरी से भी 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखें। 1 महिलाएं 4 दिन में काम करती हैं तो 4 महिलाएं कितने दिन में निपटा देंगी। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो काफी आ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, आज का जो एनालिसिस है इसको अपन समाप्त करते हैं। आज जितने क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं, है ना। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं दोस्तों, इसका जो PDF है आपको वो टेलीग्राम पर मिलेगा। नमस्कार, मिलते हैं।